अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड पे तो आप जानते ही हैं कि सोलेनॉइड पे तुम्हारे पास कैसे यहाँ पे निकालना है, ठीक है। और सोलेनॉइड के लिए तुम्हारे पास करंट यहाँ से जाएगा, फिर तुम्हारे पास यहाँ पे वापस आएगा। फील्ड लाइंस तुम्हारे पास इस तरीके से यहाँ पे जाती हैं, ठीक है। सो बी इक्वल्स टू हो जाता है कितना, म्यू नॉट तुम्हारे पास एन आई। स्मॉल एन क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ तुम्हारे पास टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होता है, ध्यान दीजिएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है। क्योंकि इधर पेपर पेपर पैटर्न चेंज हुआ है ना, तो इधर बहुत हेवी सवाल तो नहीं देने वाले। सवाल सिंपल ही रहेंगे, बस ये रहेगा कि बच्चे को सारे फॉर्मूले याद भी है कि नहीं याद है, ठीक है। इस चीज का भी एक चेक होगा कहीं ना कहीं, ठीक। तो वो तब तक कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट सवाल में पूछ ले। नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास टोरॉइड वाला पार्ट, बी इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई। इसका फॉर्मूला भी है। इसके अंदर 3 पॉइंट होते हैं, एक होता है पी पॉइंट होता है, एक तुम्हारे पास क्यू पॉइंट होता है, एक तुम्हारे आर पॉइंट होता है। आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड एट आर तुम्हारे पास 0 आता है, मैग्नेटिक फील्ड एट पी तुम्हारे पास 0 आता है, एंड मैग्नेटिक फील्ड एट क्यू तुम्हारे पास होता है क्या, म्यू नॉट तुम्हारे पास एन इंटू आई, ठीक है। अच्छा, स्मॉल एन, इसको टर्न डेंसिटी भी बोलते हैं, ठीक है। हालांकि कोई ये याद रखने वाली चीज नहीं है, ये तो बहुत नॉर्मल सी चीज है और आप क्वेश्चन की यूनिट्स वगैरह से ही जानते चले जाएंगे। कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स होता है, पर यूनिट लेंथ होता है। लेंथ के नाम पे हमें सर्कमफेरेंस रखना पड़ता है, ठीक है। लेंथ के नाम पे हमको जो है सर्कमफेरेंस रखना पड़ता है, किसका, टोरॉइड का है। और इसमें जो ये आर एम है ना, ये आर एम तुम्हारे पास मीन रेडियस होता है, ये बात ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में तुमको इनर रेडियस और आउटर रेडियस दोनों दे रखा है मैंने टोरॉइड का, तो पता चला तुमने इनर रख दी या तुमने आउटर रख दी, गड़बड़ हो जाएगा। आप मीन रेडियस निकालेंगे। आप मीन रेडियस होकर टोरॉइड कैसे निकालेंगे, आप निकालेंगे R1 प्लस R2 अपॉन तुम्हारे पास 2, ठीक है। और इंटर एंड एक्सटर्नल रेडियस ऑफ द टोरॉइड रिस्पेक्टिवली, जैसा कि मैंने बताया, ठीक है। ये आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं तुम्हारे पास, बात करते हैं हम लोग कि ये रूल है ना, ये रूल तो मैंने बताया था। इसको मैंने बताया था कि आप फ्रंट तुम्हारे पास एंट्री, और इसको मैंने बताया था कि आप बैक तुम्हारे पास जो है एग्जिट, ठीक है। और इसको बोलेंगे तुम्हारे पास बैक तुम्हारे पास जो है एंट्री, ठीक है। और इसको बोल देंगे तुम्हारे फ्रंट तुम्हारे पास क्या, एग्जिट। नियम बताया था मैंने, जैसा कि मैंने दिख रहा है। जो हम लोग का वो होता है ना राइट हैंड थंब रूल, जिसमें हमारा थंब करंट की तरफ होता है और हमारी फिंगर्स मैग्नेटिक की तरफ होती है, बस पलट लो। हमारी फिंगर्स को करंट बता दो और हमारे थंब को मैग्नेटिक फील्ड बता दो, तो बस कुछ नहीं करो, उठा करके स्लैब इस रॉड को पकड़ो। अगर फ्रंट से जा रहा है तो फ्रंट से तुम्हारे पास फिंगर्स को ऐसे लगा दो, ठीक। तो अब बाहर की तरफ थंब आ जाएगा, है ना। बाहर की तरफ थंब आ जाएगा तो फील्ड लाइंस तुम्हारे पास यहाँ से निकलती हुई नजर आएंगी, ठीक है। और अगर तुम्हारे पास ऐसे लगाना है तो तुम्हारे पास पीछे से क्या नाम है, ऐसे हाथ को कर्ल कर लो, है ना। और फिंगर थंब जो आगे की तरफ आ जाएगा, थंब आगे की तरफ आ जाएगा, तो फील्ड लाइंस तुम्हारे पास आगे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। So magnetic field produced by solenoid is directed along the x-axis। जो मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड की तरफ बनाई जा रही होती है वो एक्स एक्सिस के अलोंग होगी, हमने वो बताया था, ये बात पहले ही, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड एक यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द वॉल्यूम ऑफ द सोलेनॉइड अप्रोचेस टू जीरो, ठीक। मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स रेडिएशन विद डिस्टेंस अलोंग द एक्सिस ऑफ द फाइनाइट लेंथ सोलेनॉइड शोन बिलो। देखो ये है तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास डायग्राम रहता है, ठीक है। अब ये डायग्राम तुम्हारे पास क्या नाम है, कई बुक्स में अलग अलग तरीके से बना हुआ है, तो आप ध्यान दीजिएगा। इस डायग्राम को ना आप ऐसे बनाइएगा, ये मतलब ये तुम्हारे पास है और ये तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से रहता है, ठीक है। कुछ इस तरीके से तुम्हारे पास कर्व रहता है, ठीक है। तो बहुत शार्प कर्व सब में नहीं बनता, मतलब बहुत क्लियर कर्व तो नहीं बन पाता, तो कुछ इस तरीके से रहता है। तो ये ध्यान रखना कि एंड्स पे, मतलब सोलेनॉइड के एक्स इक्वल्स टू तुम्हारे पास ये माइनस एल है, ये एक्स इक्वल्स टू तुम्हारे पास 0 है, ये एक्स इक्वल्स टू तुम्हारे पास प्लस एल है, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है म्यू नॉट तुम्हारे पास एन आई, और यहाँ पे फॉर्मूला होता है म्यू नॉट तुम्हारे पास कितना, एन आई अपॉन तुम्हारे पास। तो ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि तुमसे सेंटर, ठीक है, तुमसे क्या नाम है सेंटर, ठीक है, अपॉन तुम्हारे पास एंड का रेशो पूछ ले सोलेनॉइड के लिए। तो सेंटर का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट तुम्हारे पास एन आई, और एन का फॉर्मूला कितना होता है, म्यू नॉट तुम्हारे पास एन आई अपॉन 2। आंसर कितना आ गया, आंसर हो गया 2, ठीक है। या सेंटर इज टू एंड का या एंड इज टू सेंटर का रेशो पूछ ले, तो देखो ये तुमको आना चाहिए, है ना। सेंटर इज टू एंड या एंड इज टू सेंटर का रेशो पूछ ले, तो ये दिस शुड बी नोट टू यू। अच्छा, magnetic field produced by a toroid is directed along its circular axis, ठीक है, and constant magnitude over its entire cross section. Magnetic field outside the volume toroid is always zero, and at the center of the toroid is always proper zero, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि टोरॉइड के सेंटर पे, टोरॉइड के बाहर जीरो होता है, वो टोरॉइड के अंदर वाले पार्ट में वो नॉन जीरो होता है, ठीक।
नेक्स्ट आता है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ये तो भाई मैंने बहुत कायदे से पढ़ाया है, इसको तो बार बार बताने की जरूरत नहीं है। रेडियस का फॉर्मूला mv अपॉन qb होता है, ठीक है। mv को ही तुम्हारे पास हम लोग कहते हैं क्या, मोमेंटम कहते हैं, है ना, और मोमेंटम कहते हैं, ठीक है। और आप जानते हो, ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो आप जानते हो ना, ये होता है तुम्हारे पास कितना, हाफ तुम्हारे पास एम वी स्क्वायर होता है। तो हाफ तुम्हारे पास ये हो गया एम स्क्वायर, तुम्हारे पास वी स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास एम हो गया है। ये हो गया तुम्हारे पास क्या, वी स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास टू एम हो गया है। तो पी की जगह तुम्हारे पास टू एम, तुम्हारे पास कितना, काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, ये लिखा हुआ है टू काइनेटिक एनर्जी का अंडर रूट, ठीक है ना। और आप जानते हो काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो काइनेटिक एनर्जी गेन बाय द चार्ज पार्टिकल, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, गेन्ड बाय, काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय क्या, चार्ज पार्टिकल, ठीक। काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय चार्ज पार्टिकल व्हेन when accelerated through potential difference of डेल्टा v, ठीक है। when accelerated through potential difference of बस कितना, डेल्टा v, राइट। तो ये होता है क्या, काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है क्या, Q इनटू तुम्हारे पास डेल्टा v। तो Q इनटू डेल्टा v, ये रहा Q इनटू तुम्हारा डेल्टा v, तो 2m Q इनटू डेल्टा v अपॉन रूट QV हो गया, ठीक है। और ये हमने यहाँ पे निकाल दिया, तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे जो है सॉल्व कर लेंगे। आई बात समझ, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेडियस का फॉर्मूला है। तो हो सकता है कभी तुम्हें मोमेंटम दे दिया हो सेम, हो सकता है तुमको कभी अलग अलग वेलोसिटी दे दी हो चार्ज पार्टिकल की, है ना, या फिर कुछ और भी हमको दे दिया हो, या फिर काइनेटिक एनर्जी दे दिया हो तुमको, है ना, या पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया हो, तो ऐसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक। सो हमको पता है कि 2 पाई r अपॉन v होता है, रेडियस एम अपॉन क्यू वी होता है, तो 2 पाई क्यू वी अपॉन एम होता है, ठीक है। और अगर मान लो एंगुलर वेलोसिटी पूछ ले, जैसे क्वेश्चन आया था बच्चे लोग, उसमें पूछ रहे थे कि फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंडेंट होती है, तो देखो साफ साफ लिखा हुआ है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट होती है तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड होती है। फिर काइनेटिक एनर्जी के बारे में, तो v इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम होता है। तो हो सकता है काइनेटिक एनर्जी और तुम्हारे पास रेडियस में रिलेशन पूछ ले। अगर काइनेटिक एनर्जी और रेडियस में रिलेशन पूछ ले, तो जैसा कि हमने यहाँ पे आप देख ही रहे हो, तो हाफ तुम्हारे पास m, v की जगह कितना, क्यू बी आर अपॉन तुम्हारे पास m का होल स्क्वायर, तो कितना 1/2 तुम्हारे पास m, कितना क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर तुम्हारे पास बी स्क्वायर तुम्हारे पास आर स्क्वायर अपॉन तुम्हारे पास कितना 2m, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारे पास क्या, ये हो गया तुम्हारे पास काइनेटिक एनर्जी। इस बार फॉर्मूला पहचानों वाले लोग की संख्या बहुत होगी, ठीक है ना, या फिर बिल्कुल जस्ट फॉर्मूले पे तुमको न्यूमेरिकल पकड़ा देंगे। और मुद्दा ये है कि तुमको क्या फॉर्मूला पता है क्या, तो अगर तुमको फॉर्मूला पता है तो ठीक है, अगर फॉर्मूला नहीं पता है तो तुम फंसोगे वहां पे, ठीक है। तो भाई इस बात से आपको देखिए बचना पड़ेगा, ठीक। अच्छा आगे देखते हैं तो हमको ये पता है कि जब एक जब एंट्री जो होती है, जब एंट्री तुम्हारे पास परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होती है, जब एंट्री परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड होती है, तो तुम्हारे पास एक सर्कुलर मोशन किया जाता है, ठीक है। एक तुम्हारे पास सर्कुलर मोशन किया जाता है, ये तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको पता है कि ये इस तरीके से यहाँ पे जाने वाला है, और ये तुम्हारे पास यहाँ पे गया चार पार्टिकल, यहाँ से ये तुम्हारे पास रोटेट कर गया, और ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल तुम्हारे पास यहाँ से ऐसे रोटेट कर गया, बस, ठीक है। इसके लिए तुम्हारे को राइट हैंड पाम रूल लगाना, बस लगाते चले जाना, काम हो जाएगा आराम से, ठीक। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारे पास जो है यहाँ पे ये हेलिकल पाथ, ठीक है, चार्ज पार्टिकल, ये किसके लिए है, ये तुम्हारे पास चार्ज पार्टिकल मेकिंग एंट्री टू मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो विद एंगल थीटा, विद तुम्हारे पास कितना एंगल, तुम्हारे पास कितना थीटा, ठीक है। तो ये वी वेक्टर आ गया, ठीक। तो ये सिंपल सी बात है, ये हेलिकल मोशन करने वाला है, ठीक है। कैसा मोशन करेगा, ये हेलिकल मोशन करेगा, ठीक है। हेलिकल मोशन के लिए हेलिकल, अच्छा इसमें जो वी साइन थीटा होता है वो सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो तुम्हारे पास सर्कुलर मोशन करवाया करता है तुम्हारे पास, ठीक है। और जो तुम्हारे पास वी कॉस थीटा होता है वो तुम्हारे पास लीनियर मोशन कराया करता है, और इस लीनियर मोशन और तुम्हारे पास सर्कुलर मोशन का जो कॉम्बिनेशन होता है वही एक्चुअल में हेलिकल मोशन होता है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास एक्सिस ऑफ द हेलिक्स जो होता है, अच्छा
एक्सिस ऑफ द हेलिक्स जो होती है, हाँ, इट इज अ स्ट्रेट लाइन अलोंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड व्हिच जॉइंस ऑल द सेंटर्स ऑफ सर्कुलर टर्न कॉल्ड हेलिक्स, एक्सिस ऑफ द हेलिक्स। तो एक्सिस ऑफ द हेलिक्स एग्जैक्टली है क्या, ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की तुम्हारे पास जो है एक्सिस जो होती है ना, मैग्नेटिक फील्ड जो होती है उसी के अलॉन्ग तुम्हारे पास एक्सिस हो जाती है, जिसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ द हेलिक्स, राइट। ठीक। अब नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास आर इज इक्वल टू कितना, एम वी साइन थीटा अपॉन तुम्हारे पास क्यू बी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे हमने देखा एम वी साइन थीटा अपॉन क्यू बी है, और 2 पाई आर अपॉन वी साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पे सब सॉल्व करेंगे तो 2 पाई एम अपॉन क्यू बी आ जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। तो इस बात पे जो है आप जरूर ध्यान दीजिएगा। आ, तो ये मैंने आपको ऑलरेडी डिराइव करके दिखाया, कोई नई चीज नहीं है, ठीक है। और 2 पाई एम अपॉन क्यू बी वी कॉस थीटा, तो पी इक्वल टू 2 पाई एम कॉस थीटा अपॉन ओवर क्यू बी, ठीक है। फॉर्मूले से जरूर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, है ना। और अभी मैं शीट जो मैंने आपको दी है, 7 शीट्स मैंने आपको दी है, ईएमआई तो मैं पूरी डिस्कस लगभग लगभग करा चुका हूँ जितनी करानी थी, ठीक है, क्लास में। बाकी बची हुई जितनी भी शीट्स है मैं एक बार सारी अपने लेवल पे उनका डिस्कशन करके यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन मुझे लगते हैं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको जरूर आपके दिमाग में होने चाहिए, उनका मैं डाल दूंगा, बस आप एक बार सुन लेना उनको, ठीक। अच्छा, when a charge is moving in a region where both electric field and the magnetic field B exist, the electric and the magnetic forces are acting on it. The resultant of these forces called electromagnetic and Lorentz force. तो Fe वेक्टर प्लस Fm वेक्टर, ठीक है। ये Fl वेक्टर, मुझे लगता है कि लॉरेंस फोर्स का इस बार वो फॉर्मूला पूछने वाले हैं तुमसे, ठीक है ना। वेलोसिटी सिलेक्टर बता देना, वेलोसिटी सिलेक्टर या वेलोसिटी फिल्टर तुम्हारे पास एक ऐसी वेलोसिटी जिससे तुम्हारे पास चार्ज पार्टिकल को भेजा जाना चाहिए, जब चार्ज पार्टिकल क्रॉस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, क्रॉस्ड क्रॉस्ड तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक एंड तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड से पास होगी, और v की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी होगी, जब फॉर्मूला मान लो कि भूल गए तुम, तो ध्यान रखना कि F इक्वल्स टू क्यू, E इक्वल्स टू F इक्वल्स टू क्यू वी बी, क्यू से क्यू कैंसिल, V इक्वल्स टू कितना तुम्हारे पास E अपॉन बी। मुझे जहां तक लगता है कि इस बार वेलोसिटी सिलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर का वो फॉर्मूला तुमसे पूछने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि यह है बहुत आम सा फॉर्मूला, बहुत आम सा फॉर्मूला है, ठीक है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। या ऐसा कह सकते हैं कि फाइंड आउट द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी व्हेन द चार्ज पार्टिकल पासेस अनडिफ्लेक्टेड थ्रू द क्रॉस तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो इन दैट केस दे कैन आस्क यू दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। अच्छा, इफ द पार्टिकल इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द फील्ड, अगर कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहा है, जैसा कि तुम्हारे पास ये है, जैसा कि तुम्हारे पास यहाँ पे ये है, और कोई चार्ज पार्टिकल तुम्हारे पास परपेंडिकुलर टू द फील्ड तुम्हारे पास जो है एंट्री करने वाला है, इन दिस सिचुएशन ऑल द थ्री वेक्टर दैट इज एफ वेक्टर, वी वेक्टर और तुम्हारे पास बी वेक्टर, वो तुम्हारे पास परपेंडिकुलर, हाँ बात तो सही है ना। अगर देखा जाए तो ये तुम्हारे पास क्या है, ये तुम्हारे पास वी वेक्टर है इस इंस्टेंट पे, ठीक है। और अंदर की तरफ तुम्हारे पास क्या है, जेड एक्सिस की तरफ है, ये वी वेक्टर है। तो फोर्स कहाँ लगेगा, फोर्स लगेगा तुम्हारे पास वाई वेक्टर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, बिल्कुल सही है। तो इसने क्या बोला कि देन साइन थीटा की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री है, वो तो हमें दिख रहा है भाई, थीटा 90 डिग्री होगा, थीटा ये 90 डिग्री होगा, सही है, ठीक है। द फोर्स विल बी मैक्सिमम, फोर्स मैक्सिमम होगा, हाँ। अब यहाँ पे ये पॉइंट है जो मुझे आपको जरूर ध्यान में रखवाना है कि वर्क डन बाय द फोर्स, वर्क डन बाय द फोर्स, कौन सा फोर्स तुम्हारे पास एफ फोर्स के द्वारा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा पैदा किया गया है, इन द मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज ऑलवेज जीरो, व्हाई, क्यों, क्योंकि देखो बेटा, जो तुम्हारे पास फोर्स लगेगा, ठीक है, जैसे मान लो कि ये तुम्हारे पास इस तरीके से सर्कुलर मोशन करके जाते हो, ठीक है। जब यहाँ फोर्स लगेगा ना, तो तुम्हारी वेलोसिटी का वेक्टर यहाँ होगा, जब यहाँ फोर्स लगेगा ना, तो तुम्हारी वेलोसिटी का वेक्टर यहाँ होगा, तो यहाँ फोर्स लगेगा ना, तो तुम्हारी वेलोसिटी वेक्टर यहाँ होगा, ठीक है। जब यहाँ फोर्स लगेगा ना, तो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ होगा, जब यहाँ फोर्स लगेगा तो वेलोसिटी वेक्टर यहाँ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर हुए। वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन एग्जैक्टली कैसे तय होती है, ये होती है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्शन तय होती है। तो वर्कडन होता है ना, वर्कडन क्या होता है, वर्कडन होता है तुम्हारे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और कॉस तुम्हारे पास कितना, थीटा। अगर वेलोसिटी वेक्टर और एफ वेक्टर परपेंडिकुलर हैं और वेलोसिटी वेक्टर की डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से तय होती है, इसका मतलब एफ वेक्टर और एस वेक्टर भी परपेंडिकुलर है एट ऑल द इंस्टेंट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ थीटा तुम्हारे पास कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ। अगर थीटा 90 डिग्री हुआ, अगर थीटा 90 डिग्री हुआ,
तो आप मान के चलिए कि वर्क डन तुम्हारे पास 0 है। इसका मतलब है कि अगर चार्ज पार्टिकल किसी भी जगह पे अगर ऐसी जोन में चला गया है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है चार्ज पार्टिकल के मोशन के, तो वर्क डन तुम्हारे पास शर्तिया 0 होने वाला है। क्लियर हो रही है बात? ठीक है। अच्छा, as as by the work energy theorem W is equal to K, the kinetic energy half mv square remains unchanged and hence the speed of the particle remains constant. ध्यान रखना, स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन इन दिस सिचुएशन फोर्स तो तुम्हारे पास डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दे रहा है ना। तुम ऐसे जा रहे हो, ठीक, तो तुम ऐसे जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, तो भैया ऐसा ये v वेक्टर हुआ, ये v वेक्टर हुआ, ये v वेक्टर हुआ, ठीक है, ये v वेक्टर हुआ, ये तुम्हारे पास v वेक्टर हुआ, ठीक, जा रहे हो, तो द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द चार्ज पार्टिकल आल्सो चेंजेस कंटीन्यूअसली। अगर कोई चार्ज पार्टिकल अगर कोई चार्ज पार्टिकल तुम्हारे पास परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा पैदा किए गए फोर्स के द्वारा वर्क जो होता है वो 0 होता है, उसकी स्पीड जो होती है वो कांस्टेंट रहती है, पर उसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रह सकती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, नेक्स्ट आता है तुम्हारे पास F इक्वल्स टू IBL sin थीटा, वो तो मैंने बता रखा है। जब सेम डायरेक्शन में चार्ज करंट जाएंगे तो बेटा ये तुम्हारे पास अट्रैक्टिव होगा, ठीक है, और रिपल्शन जाएंगे तो फोर्स इज इक्वल्स टू म्यू नॉट तुम्हारे पास I1 I2 L अपॉन 2 पाई, इन दोनों के बीच की दूरी, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू म्यू नॉट तुम्हारे पास I1 I2 अपॉन तुम्हारे पास कितना 2 पाई d। ये हो गया फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला। ठीक, लाइक करंट और तुम्हारे पास अनलाइक करंट के लिए। ठीक है, तो ये मैंने एक रिकैप दिला दिया। इसमें मुझे जो लगता है जो कि इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रहा है, वो ये तुम्हारे पास इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जरूर आप इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और जो और पॉइंट मैंने इम्पोर्टेंट डिस्कस किया है इसके अंदर, ठीक है, वो तो ऑलरेडी मैंने चीजें सारी बता रखी हैं, इसमें कुछ नया चीज तो नहीं है जो मैंने इसमें आपको बता पाई हो। ठीक है, बाकी तो हाँ, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको आप ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि सवाल इससे आने की काफी भारी संभावना है। ठीक है, और और अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट की, जो मैंने इसमें बताया, हाँ ये पॉइंट तो काफी इंपॉर्टेंट है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की ये तीनों पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, दिस मस्ट बी केप्ट इन माइंड। ठीक है, और हाँ, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आपने इसको तो ऐसे ना देखा हो, ये ऐसे भी दिखता है। ठीक है, और ये 2 πr वाली बात भी, इसको जरूर ध्यान देना, तुम सबको सही करके आ जाओगे पेपर में, यही गलत करके आ जाओगे मुझे पता है। ठीक है, ये मत करके आना। ठीक, और ये इम्पोर्टेंट एक पॉइंट है। ठीक है, आपसे पूछ सकता है कि नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या क्या होना चाहिए, और या फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होना चाहिए। तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के लिए होना चाहिए बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कांस्टेंट, और जो बच जाएगा तो नॉन यूनिफॉर्म अपने आप हो जाएगा, उसको कहने वाली बात ही नहीं है। ठीक, और इसके अंदर इम्पोर्टेंट अब बस इतना ही काफी। ठीक है, यही काफी है इसके अंदर।